नमस्कार। कभी भारत के वाइसरॉय की लंबी लिस्ट को याद करने में सर चकराया है? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक देखने वाले हैं जो इस मुश्किल काम को बच्चों का खेल बना देगी। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। इतिहास के नामों और तारीखों की इतनी लंबी लिस्ट याद रखना सच में एक पहेली सुलझाने जैसा हो सकता है, खासकर तब जब सारे नाम एक जैसे ही लगने लगते हैं। और वाइसरॉय की लिस्ट, अरे ये तो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। स्टूडेंट्स और जिन्हें भी इतिहास में दिलचस्पी है उनके लिए इसे क्रम में याद रखना जरूरी तो है, पर साथ ही काफी थका देने वाला भी। लेकिन क्या हो अगर इस पहेली को सुलझाने की एक सीक्रेट चाबी हो? जी हाँ, ये जो वाक्य स्क्रीन पर दिख रहा है सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए यही वो शानदार तरीका है जिससे भारत के सभी वाइसरॉय के नाम क्रम से याद हो जाएंगे। तो चैलेंज तो बिल्कुल साफ है। चलिए अब बिना देर किए सीधे उस ट्रिक पर आते हैं जो इस मुश्किल को एकदम आसान बना देगी। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। हमारा वाक्य है, मैं हूं चंचल, राजा इतनी बड़ी लड़की वक्त पर मांगूं। अब देखते हैं कि आखिर कैसे इस एक लाइन का हर शब्द हमें एक एक वाइसरॉय के नाम तक पहुंचाता है। तो होता यह है कि हर शब्द का पहला अक्षर एक वाइसरॉय का नाम बताता है। ध्यान से सुनिएगा। मैं से लॉर्ड मिंटो द्वितीय, हूं से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, चंचल से लॉर्ड चेम्सफर्ड, राजा से लॉर्ड रीडिंग, इतनी से लॉर्ड इरविन और बड़ी से लॉर्ड विलिंगडन। है ना एकदम आसान। और अब बचे आखिरी तीन नाम। लड़की से लॉर्ड लिनलिथगो, वक्त से लॉर्ड वेविल और आखिर में मांगू से लॉर्ड माउंटबैटन। देखा, बस एक छोटा सा वाक्य और 9 के 9 वाइसरॉय क्रम से याद हो गए। तो अब जब हमने ये कोड क्रैक कर ही लिया है तो चलिए इनमें से कुछ खास वाइसरॉय के दौर में थोड़ा झांकते हैं। इससे क्या होगा कि ये सिर्फ नाम नहीं रह जाएंगे, बल्कि इतिहास की असली कहानियों से जुड़ जाएंगे। हमारी लिस्ट में जो शब्द था चंचल, उससे आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उनका जो कार्यकाल था 1916 से 1921 तक, वो भारतीय इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे दौरों में से एक माना जाता है। चेम्सफोर्ड का समय सच में बहुत सारी घटनाओं से भरा हुआ था। इसी दौरान वो दमनकारी रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून भी कहा गया। क्यों? क्योंकि यह बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की इजाजत देता था। और इसी के विरोध में हुआ था वो दुखद जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और कह सकते हैं कि यहीं से असहयोग आंदोलन की भी नींव पड़ी। अगला नाम आता है राजा से, यानी लॉर्ड रीडिंग। अब इनके बारे में एक बहुत ही खास बात है, वो ये कि ये भारत के एकमात्र यहूदी वाइसरॉय थे। ये बात उन्हें इतिहास में एक अलग ही पहचान देती है। लॉर्ड रीडिंग के समय में भी इतिहास ने एक बड़ी करवट ली। चौरी चौरा कांड जैसी घटनाएं हुईं, जहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। और इसी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह हुई कि उन्हीं के दौर में उस विवादित रॉलेट एक्ट को खत्म भी कर दिया गया। चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जो भारत को सीधा आज़ादी की दहलीज तक ले गया। ये वो वक्त था जब इतिहास बहुत बहुत तेजी से बदल रहा था। हमारे शब्द इतनी से हम पहुंचते हैं लॉर्ड इरविन पर। उनका कार्यकाल आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के जबरदस्त उभार और स्वतंत्रता संग्राम के सबसे तेज दौर का गवाह बना। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि इरविन के समय में घटनाएं कितनी तेजी से हो रही थीं। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध, 1930 में नमक कानून तोड़ने वाला वो ऐतिहासिक दांडी मार्च, और फिर लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन। सच में ये पूरा दौर स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर पर। ये वो वाइसरॉय थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध का कहर और भारत के बंटवारे का वो दर्दनाक दौर देखा। ये भारतीय इतिहास का शायद सबसे निर्णायक मोड़ था। हमारी ट्रिक में जो शब्द था लड़की, वो हमें ले जाता है लॉर्ड लिनलिथगो तक। वाइसरॉय के तौर पर इनका कार्यकाल सबसे लंबा था और उनका पूरा का पूरा समय दूसरे विश्व युद्ध के साए में ही बीता, जिसका भारत पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। उन्हीं के कार्यकाल में भारत को बिना पूछे, बिना सहमति के दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। जाहिर है इससे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। इसी माहौल के बीच एक समाधान खोजने के लिए क्रिप्स मिशन आया, और जब वो भी फेल हो गया तो उसके बाद 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और हमारी लिस्ट के आखिर में मांगू शब्द से आते हैं लॉर्ड माउंटबैटन। ये वो शख्सियत थे जो ब्रिटिश भारत के तो आखिरी वाइसरॉय बने और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल।
उनका सबसे अहम काम था माउंटबेटन योजना को लागू करना, जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। यही वो योजना थी जिसने भारत के बंटवारे का पूरा खाका तैयार किया और इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसी योजना के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ और उसी के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत, इन 2 नए आज़ाद देशों का जन्म हुआ। तो इस तरह हमने ना सिर्फ वाइसरॉय के नाम क्रम से याद कर लिए, बल्कि उनके दौर की एक झलक भी देख ली। चलिए जाते जाते एक आखिरी बार इस कमाल की ट्रिक को फिर से दोहराते हैं। मैं हूं चंचल राजा, इतनी बड़ी लड़की वक्त पर मांगू। बस एक सीधा साधा वाक्य जो इतिहास के एक पूरे चैप्टर को उंगलियों पर ले आता है। ये सच में याद रखने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और आखिर में एक सवाल, इस तरह की जो दिमागी तरकीबें होती हैं जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं, ये क्या सिर्फ फैक्ट्स रटने में मदद करती हैं, या फिर ये जटिल इतिहास को समझने और उससे जुड़ने का एक नया और ज़्यादा क्रिएटिव रास्ता भी खोलती हैं?